हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे जूझ, जो आपका लेसन है। ये एक उपन्यास का छोटा सा अंश है आपके इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लेखक के विषय में पढ़ते हैं थोड़ा सा लेखक परिचय, कि इनका जो जन्म है, जो राइटर हैं इसके आनंद यादव, इनका जन्म सन 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ है। और इनका पूरा नाम क्या है? आनंद रतन यादव। इन्होंने मराठी और संस्कृत साहित्य में एमए तक की डिग्रियां ले रखी हैं और ये बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे। इनकी लगभग 25 पुस्तकें आ चुकी हैं और इन्होंने उपन्यास, कविता, समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है नटरंग, जिस पर कि इन्हें मतलब कि बहुत ही इसकी जो फेमस इनकी बुक रही है। और इसके साथ साथ जूझ उपन्यास है, इस पर 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था इस पुस्तक पर, ठीक है, इस उपन्यास पर। तो सारांश क्या है बेटा, कि यह अंश लेखक के बहुत चर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का अंश है। इसमें एक किशोर के देखे और भोगे गए गांव के जीवन के जो खुरदरा यथार्थ था, ठीक है, उसका अनुभव है, विश्वसनीय जीवंत गाथा है इसमें। और इसमें कुछ ऐसे अंश आते हैं जहां जो कि मर्मस्पर्शी हैं, दिल को छू जाने वाले हैं। और इस अंश में क्या है कि एक युवक है, एक बच्चा है, पहले तो उसके मन में पढ़ने की जो लालसा है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है बढ़ती ही जाती है समय से, क्योंकि स्कूल से तो उसको हटा लिया जाता है। लेकिन वो बच्चा, ठीक है, जो आनंद है, वो और पढ़ना चाहता है। तो उसकी लालसा जो है उसके अंदर रहती है और धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। तो इसमें क्या है, चैप्टर में एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे स्कूल से हटा लिया जाता है, लेकिन वो पढ़ाई के लिए बहुत तड़पता है। और फिर किस तरह वो अपने गाने के शौक को, संगीत के शौक को, पढ़ने के शौक को आगे कैसे बढ़ा पाता है, तो उसी का चित्रण है इसमें किया गया है। तो लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेतों में काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल जाए, ठीक है। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी ही कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि जल्दी से गन्ने जो हैं काट कर और फटाफट उनका गुड़ बनाकर और जो है मार्केट में दे दिया जाए ताकि उसके अच्छे दाम मिल जाए। अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक धूप में कंडे थाप रही थी। ये यहाँ पे लेखक की माँ है बेटा, और वह बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। तो जो लेखक की माँ है वो कंडे बना रही थी, जिसे आप उपले कहते हो, और जो लेखक क्या कर रहा था, उनको बाल्टी में पानी भर भर कर पहुंचा रहा था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। यानी कि वो जो तेरा बाप है वो सुअर की तरह गुर्राने लग जाता है जब भी मैं तुम्हारी पढ़ाई की बात करती हूँ। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ता जी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन समझती थी, अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ता जी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात बताई, क्योंकि उसकी माँ तो चाहती थी कि जो उसका बेटा पढ़े, लेकिन उसका बाप उसे स्कूल से नहीं जाने देता था। उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजारे देता है, वह खेती का काम नहीं करता। उसने बच्चे की पढ़ाई इसीलिए बंद कर दी थी ताकि वह सारे गांव भर में आज़ादी से घूम
घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2-3 महीने में 5वीं पास कर लेगा। मतलब बच्चा इतना कॉन्फिडेंट था, उसको ये था कि अगर आज की तारीख में भी मुझे एडमिशन मिल जाता है तो मैं 2-3 महीने में 5वीं क्लास का जो सिलेबस है वो कवर करके उस क्लास को पास कर लूंगा। इस तरह उसका जो साल है वो बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना, ठीक है। माँ बाप ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा घर पर मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत से आ जाने पर इधर भेजना, ठीक है। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधा घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने के बहाने जो है वो भी चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रितु। तो लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था पर अब स्कूल नहीं जाता। मतलब उन्होंने जो दत्ताजी राव थे उन्होंने सिर्फ बहाने से बात चलाई थी उसके बाप के आगे, ठीक है। तो क्योंकि दादा ने मना कर दिया। दादा किसको बोला है? बाप को बोला हुआ है। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है। बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह तुम घूमते हो तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के का जीवन को तुम बलि चढ़ा रहे हो। मतलब क्योंकि वो जो आदमी था वो खुद काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को उसने फ्री कर रखा था काम के लिए। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया। जो लेखक का पिता था वो कहता है कि ये कंडे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है, खेती में घर के काम पर ध्यान नहीं देता, आदि आदि। तो लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। मतलब लेखक ने सब बात बता दी कि भाई ये जो आरोप है वो बिल्कुल झूठे हैं। देसाई ने पूछा कि कभी नापास तो हुआ? लेखक ने मना करके उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। बाद में उसने रत्ना को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना है। ढोर किसको? जानवरों को बोलते हैं बेटा। और खेतों में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर रहना होगा, ठीक है ना। मतलब वो जो उसका बाप है उसने कुछ शर्तों पर स्कूल भेजा कि तुम स्कूल जाओगे और फिर पहले खेतों में जाओगे, उसके बाद सीधा स्कूल से आके बैग घर पे रखोगे और फिर खेतों में आओगे। और अगर जब खेतों में जो खेतों का काम बढ़ जाता है जिस सीजन में, तो उस वक्त तुम स्कूल से गैर हाजिर भी रहा करोगे। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने पे जा बैठा, ठीक है। क्योंकि बच्चा कोई नया था ही नहीं, सब बच्चे छोटे छोटे थे। वो मतलब वो बड़ा बच्चा था क्योंकि उसका गैप पड़ गया था। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू की। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की परंतु असफल रही। वह उसे तरह तरह से परेशान करते थे। उसका मन उदास रहने लगा। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाले चड्डी मैलखाऊ रंग की मंगवा ली। मैलखाऊ होता है कि ऐसे जो गंदे हैं जिनको रोज धोने की जरूरत ना पड़े। धीरे धीरे लड़कों से परिचय भी बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आए। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़कों की पीठ पर भूसा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वह गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का एक कमजोर शरीर वाला वह होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लग गया। वह कभी अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित करने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा और यह सौंदल
गेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। ठीक है, ये जो एक नए मास्टर हैं ये मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थीं। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। वह उन्हीं के तरह अभिनय करता था। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है। उसे एकांत अच्छा लगने लगा है। एकांत में के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की थी। वह अभिनय के साथ गाने लगाता था। अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसने 6ठी-7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया गया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उसके पास मराठी कविताओं के काव्य संग्रह थे। वे उन कविताओं के संस्मरण भी सुनाते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। सौंदल गेकर स्वयं कवि थे, जो उसको जो मराठी पढ़ाते थे और कविताएं पढ़ाते थे। ठीक है, इस कारण लेखक को भी यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह ही हाड़ मांस का व क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। पहले उसको मास्टर थोड़े अजीब लगते थे कि भी मास्टर ये तो कुछ अलग होते हैं, लेकिन अब उसको लगने लगा कि मास्टर भी हमारे जैसे ही हैं। लेखक को लगा कि स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। उससे उसे लगा कि वह अपने आसपास अपने गांव खेतों आदि पर भी कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाने लगा तथा मास्टर को दिखाता। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगा। उसके न होने पर वह लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। कंठस्थ हो जाने पर उसे पहुंच देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वह उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते थे। उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। ढर्रे थे फॉर्मूले। इस प्रकार लेखक को मास्टर जी की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका जो चैप्टर है जूझ। जूझ यानी एक संघर्ष जो कि लेखक ने किया। ठीक है, और हाँ, लेखक जो है आनंद रतन यादव, जिनकी ये लाइफ हिस्ट्री है, अपने जीवन के एक अंश में से जो आपकी बुक में एक चैप्टर है जूझ। ठीक है, जूझ यानी उपन्यास से लिया गया है। तो इसमें हमें पता चलता है कि एक लड़का जिसका उसका पिता उसे हटा लेता है स्कूल से, किस लिए, ताकि वो खेतों में काम कर सके, वो पशु चरा सके, और उसकी माँ चाहती है वो पढ़े, वो खुद भी चाहता है कि वो पढ़े, लेकिन उसका बाप जो बहुत खड़ूस होता है उसको स्कूल में नहीं लगाता। तो ऐसे एक दिन वो अपनी इच्छा जाहिर करता है, अपनी माँ को बोलता है कि वो स्कूल में लगना चाहता है। तो लेकिन वो कहते हैं कि जो राव जी दत्ता साहब हैं वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। वो बड़े सीनियर आदमी थे उस गांव के। तो फिर वो दत्ता साहब के पास जाते हैं, सारी स्टोरी बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा पढ़ना चाहता है। फिर वो एक स्कीम लगाते हैं कि भाई एक ऐसा करना कि जो तुम्हारा बाप है ना उसको मेरे पास भेज देना कोई भी बहाना लेकर, और फिर क्या था, फिर है और थोड़ी देर में बाद तुम भी आ जाना वहां पर किसी न किसी बहाने से। तो ऐसा ही करते हैं। पहले उसका बाप जाता है वहां पर दत्ता राव जी के पास, और फिर वो लड़का जो है आनंदा वो भी चला जाता है पीछे पीछे कि दद्दा खाना खा लो, ये मतलब ये कहने बहाने से चला जाता है। तो उससे पूछते हैं दत्ता जी राव भाई कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में हो। वो सारी बात बताता है कि जी मैं तो 5वीं में हटा लिया पापा ने। तो फिर वो कहता है कि भाई क्यों हटा लिया, कहता जी मुझे पशुओं का काम ज़्यादा था, खेतों में ज़्यादा काम था, इसलिए हटा लिया गया। तो दत्ता जी राव उसको बाप को डांटते हैं कि तू अपने आप को फ्री रखने के लिए, अपने आप को वेला रखने के लिए तू अपने बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अब ये चीज़ गलत है और तुझे इसे स्कूल में लगाना चाहिए। ठीक है, तो वो स्कूल में लगाता तो है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती हैं उसके बाप की कि भाई तू पहले खेत में जाएगा, फिर खेत
खेत में काम करने के बाद घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद फिर तू स्कूल जाएगा और स्कूल से आते ही बैग घर पे रखेगा और फिर जाके फिर से खेत में काम करेगा। और अगर खेतों में काम बढ़ जाता है तो तुम्हें स्कूल जो है वो छोड़ना पड़ेगा। उन दिनों में तुम स्कूल नहीं जाओगे जब खेतों में काम ज्यादा होगा। तो सभी शर्तों के साथ वो स्कूल में जाता है, बट इतना आसान नहीं होता उसके लिए स्कूल जाना, वो बहुत परेशान भी होता है और मतलब कि उसको बच्चे चिढ़ाते भी हैं, कभी उसकी लुंगी खोल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी मित्रता बनती है, बच्चों से वो परिचित होता है और धीरे धीरे फिर एक लड़के से उसकी दोस्ती होती है। और एक मास्टर होते हैं जो मराठी पढ़ाते हैं और वो कविता बहुत अच्छी करते हैं, तो धीरे धीरे जो कविता का शौक उसे खुद लग जाता है आनंदा को, और वो मास्टर जी से कविता सीखता है कि कविता कैसे होती है, छय, लंद, छंद, गति, ये सब उनके बारे में वो मतलब समझता है। फिर जब भी वो खेतों में जाता है, जब वो पहले तो अकेलापन फील करता था, लेकिन अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। वो खेतों को एंजॉय करता है, भैंसों को, बेलों को, फसलों को, हर चीज को एंजॉय करता है और उन पे कविता लिखता है और मास्टर जी को सुनाता है। तो इस प्रकार ये उसका जीवन है जूझ, यानी कि वो स्कूल में पढ़ने तो गया लेकिन वहां पढ़ना भी जो है उसके लिए इतना आसान नहीं रहा, उसे जूझना पड़ा, उसे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंततः वह कामयाब हो गया। तो ये था आपका चैप्टर जूझ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी। कहानी थी मतलब ये हकीकत है, आपको ये अंश आत्म कथा का अच्छा लगा होगा और इसे आप बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा ताकि ये चैप्टर आपके जहन में बैठ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।